नमस्कार। हमारी खास पेशकश ऑपरेशन हफ्ता वसूली से हड़कंप, इसमें आपका स्वागत है। अगले आधे घंटे के दौरान हम चर्चा करेंगे कि हमने जो एक बड़ा खुलासा किया, हमने जो एक बड़ा स्टिंग ऑपरेशन किया, ऑपरेशन हफ्ता वसूली का, उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट हुआ है और उसके बाद क्या हड़कंप मचा है। साथ ही हम ये चर्चा करेंगे कि जो कस्टमर हैं, अगर आप इन छोटे लोन देने वाली कंपनियों से लोन लेते हैं और आपको इस तरह से परेशान किया जाता है, तो आपके पास क्या अधिकार हैं और आपके पास क्या तरीका है इससे बचने का, इस पर हम चर्चा करेंगे। और हफ्ता वसूली, जैसा कि आप जानते हैं कि अंडरवर्ल्ड का ये शब्द अब कॉरपोरेट वर्ल्ड तक पहुंच गया है। कई मनी लेंडिंग कंपनियां लोन रिकवरी के नाम पर ग्राहकों को धमका रही हैं। जबरन वसूली के धंधे में लगी ऐसी कंपनियों के खिलाफ हमने शुरू किया है ऑपरेशन हफ्ता वसूली। जी हां, जहां हम उन सफेद पोश कंपनियों के चेहरे से नकाब खींच रहे हैं। लॉकडाउन जरूर है, लेकिन जी बिजनेस जागा हुआ है और आपके अधिकारों के लिए जागा हुआ है। कई का पर्दाफाश हो चुका है और कईयों का होना बाकी है। सवाल कई हैं, क्या ये कंपनियां ग्राहकों को खुलेआम धमकी दे सकती हैं? क्या उनके पास ग्राहकों के फोन हैक करने का अधिकार है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो लोग जानना चाहते हैं, खास करके जो मजबूरी में इन छोटी कंपनियों से लोन लेते हैं और बाद में उन्हें अलग अलग तरीके से परेशान किया जाता है। तो जब अगली बार आपके साथ ऐसा हो तो आपको इससे कैसे बचना है, अपने अधिकार जानिए, तरीका जानिए, और जब ये कंपनियां आपको परेशान करे तो आपको कहां पर शिकायत करनी है। इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। हेलो। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? नेहा गुप्ता जी बात कर रहे हो आप? जी कर रहे हैं। ठीक है, लेट होने की वजह से आपका डिले की वजह से पेनल्टी लगी है 250 रुपए की, 254 रुपए की। प्लस इससे आपका रिकॉर्ड और सिविल दोनों इम्पैक्ट हो रहा है, जिसके तहत कभी भी हो सकता है रिकवरी एजेंट आपके घर के एड्रेस पे आ सकते हैं, तो कुछ बदतमीजी की जा सकती है किसी एजेंट के थ्रू। तो हमें अच्छा नहीं लगेगा कि आपके पेरेंट्स के पास कॉल जाए या फिर आपके घर पे कोई आ जाए। हफ्ता वसूली की ये कॉल अंडरवर्ल्ड के किसी डॉन या उसके गुर्गे की नहीं है। पैसों के लिए ये धमकी कोई गली का गुंडा नहीं दे रहा है, बल्कि 2, 5 और 10,000 जैसी मामूली रकम उधार लेने वालों के टॉर्चर का ये गंदा खेल खेल रही हैं लोन देने वाली कंपनियां और उनके रिकवरी एजेंट्स। लोन वसूली का दिल दहला देने वाला सच जब सामने आया तो हम भी चौंक गए और अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए हमने तुरंत शुरू किया ऑपरेशन हफ्ता वसूली। आप भी सुनिए इन कंपनियों की काली करतूतों के सबूत। आप पेमेंट करो वरना हम आपके कॉन्टेक्ट्स को कॉल कर देंगे। यही चीज़ बाकी सारे एफपी कर रहे हैं। फिलहाल हम 3% पर डे पेनल्टी दे रहे हैं, फिर भी वो लोग कॉन्टेक्ट्स को कॉल करने का धमकी देते हैं। पहले करना है तो कंपनी घुमा देंगी फोन एड्रेस पे। ठीक है सर, कर देंगे। इनके रिकवरी एजेंट फ़ोन करके हमें गालियाँ देते हैं, वो डेटा ब्रीचिंग करते हैं। 20,000 का लोन है, अब 34,594 रुपए का हर घंटे का 2% भरते रहिएगा ना। आपको बहुत शौक है जब तक तो भरते रहिएगा। बता दीजिए आप नहीं करेंगे तो। Like 1 a.m., 3 a.m. they're calling and abusing. They are using abusing words. They say they will file criminal case. देखा आपने कि कैसे सूट बूट पहनने वाले नामी गिरामी कंपनियों के ये रिकवरी एजेंट्स सूदखोरी और जबरन वसूली में जुटे हुए हैं और ब्याज न चुका पाने पर देख लेने की धमकियां दे रहे हैं। सीधे डराने धमकाने के अलावा कई दूसरे हथकंडे भी हैं इनके पास, जैसे क्रेडिट स्कोर खराब करने की धमकी, व्हाट्सएप टेलीग्राम ऐप पर धमकी, आरबीआई सीबीआई के नाम पर फर्जी चिट्ठी भेजकर कार्रवाई की धमकी, फोन हैक कर दोस्तों और रिश्तेदारों को बताने की धमकी, लोन रिकवरी के लिए घर पर पुलिस भेजने की धमकी और देर से पेमेंट पर 30 से 60% प्रति माह की भारी भरकम पेनल्टी की धमकी। जी बिजनेस के स्टिंग ऑपरेशन हफ्ता वसूली में कैश बीन, वाई कैश, ओ कैश, कैश इन एंड वाईफाई कैश जैसी कंपनियों के नाम सामने आए तो हड़कंप मच गया। अब कंपनियां दौड़ दौड़ कर जी बिजनेस के सामने सफाई देती फिर रही हैं, रिकवरी एजेंट्स को हटा देने की बातें कह रही हैं। लॉकडाउन के दौरान आरबीआई ने मई तक ईएमआई न वसूलने की बात कही है,
लेकिन ये कंपनियां मुश्किल वक्त में लोगों के साथ खड़े होने की बजाय किस्त वसूली की धमकी दे रही हैं। आप सबसे पहले संबंधित बैंक और लोन देने वाली एजेंसी में शिकायत करें। सुनवाई ना होने पर बैंकिंग ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई की वेबसाइट पर कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम में शिकायत दर्ज कराएं। अगर रिकवरी एजेंट ज्यादा परेशान कर रहे हैं तो पुलिस में शिकायत का विकल्प भी आपके पास है। सरकार से भी हम अपील करते हैं कि गलत पाए जाने पर इन कंपनियों पर नकेल कसी जाए। जी बिजनेस पर हमेशा हम आपके अधिकार, हित और हक के मुद्दे उठाते रहे हैं, चाहे फर्जी एडवाइजरी कंपनियों के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन, मार्केट माफिया हो, चाहे टेलीग्राम ब्लॉकचेन एडवाइजरी का खुलासा हो, फर्जी केवाईसी के जरिए अकाउंट हैक का मुद्दा हो या पीएमसी बैंक ग्राहकों को उनका हक दिलाना, हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं। और इस बार ऑपरेशन हफ्ता वसूली के जरिए हम भोले भाले लोगों को परेशान करने वाली उन कंपनियों को चेतावनी दे रहे हैं कि अपना काला कारोबार बंद कर दें। अभी भी मौका है, सुधर जाएं, क्योंकि जब तक एक भी व्यक्ति के पास हफ्ता वसूली की कॉल जाएगी, हमारी ये मुहिम जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखा आपने कि किस तरह से यहाँ पर पब्लिक को, भोले भाले लोगों को परेशान किया जा रहा है, और इसका हमने सबसे बड़ा पर्दाफाश किया है। और हम कंज्यूमर की और आपकी हक की बात सबसे पहले उठाते हैं। हमने इससे पहले भी कई बड़े खुलासे किए हैं, चाहे वो केवाईसी का मामला हो, चाहे वो फर्जी एडवाइजरी कॉल का मामला हो। जी बिजनेस हमेशा आपके साथ खड़ा है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ अनुराग शाह हैं, जी मीडिया संवाददाता, जिसने इस पूरे ऑपरेशन को जिसने इस पूरे ऑपरेशन को आपके सामने लाया है, जिसने ये बड़ा खुलासा किया है। हमारे साथ हैं रमेश सिंह साहब, पूर्व ईडी हैं देना बैंक के। हमारे साथ विराग गुप्ता साहब हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। और हमारे साथ हैं आनंद कुमार बजाज, फाउंडर एंड सीईओ पे नियर बाय के। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले अनुराग, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि आपने ये बड़ा खुलासा किया है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो तमाम कंपनियां हैं जो इस तरह की हरकत करती हैं, उनके कामकाज का तरीका क्या है, किस तरह से ये कामकाज करती हैं, पहला। और दूसरा ये कि हमने जब ये पर्दाफाश किया, हमने जब ये बड़ा खुलासा किया, तो उसके बाद इन कंपनियों के अंदर किस तरह का हड़कंप मचा हुआ है। देखिए, जी बिजनेस हमेशा कंज्यूमर के हक की बात उठाता है, कंज्यूमर से जुड़े मुद्दे उठाता है। तो हमें कई सारी शिकायतें मिली थी, कई सारे जो कस्टमर थे जिन्हें फोन करके परेशान किया जा रहा था, तो उन्होंने हमें जब सोशल मीडिया पे बताया, तो एक एक कस्टमर से हमने बात की और उनसे जो जो उनको कॉल्स आए थे वो हमने उनसे उनकी रिकॉर्डिंग मंगवाई, फिर कंपनियों को लिखा और किस तरह से उनको धमकी दी जा रही थी। तो और जिस तरह का लॉकडाउन का वक्त में भी जब कस्टमर्स ने उनकी आपबीती बताई कि हम लोगों को परेशान किया जा रहा है, जो हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है वहां पर कॉल किए जा रहे हैं, बार बार धमकी दी जा रही है, रात को 1 बजे धमकी दी जा रही है, सीबीआई आरबीआई के लेटर की धमकी दी जा रही है। तो तमाम तरह की ये जो गैर कानूनी चीज है उस तरह से वसूली की जा रही थी, उस तरह से धमकियां दी जा रही थी। तो ये पिछले 4-5 दिन से हमने अलग अलग जगह के जो लोग थे जिनकी शिकायतें हमारे पास आई थी उनसे बात की, उनसे उनकी जो कॉल रिकॉर्डिंग थी उसको सुना, उसके बाद कंपनियों को लिखा, कंपनियों ने बताया कि किस तरह से वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब बाद में हमने कंपनियों को उनका जो रिकॉर्डिंग्स बताई और ऑपरेशन हफ्ता वसूली में एक एक चीज को एक्सपोज किया, तो उसके बाद से ही कहीं ना कहीं हमारे ऑपरेशन हफ्ता वसूली का असर दिखने लगा है। और अब जो वो कंपनियां हैं अपने ग्राहकों को कॉल कर रही है और उनको कह रही है कि अब ये रिकवरी के जो कॉल है आपको नहीं आएंगे, हम आपके साथ अच्छा संबंध बनाए रखना चाहते हैं और 31 मई तक जो है आपसे पेनल्टी नहीं ली जाएगी और रिकवरी के कॉल आपको नहीं दिए जाएंगे। और इसके अलावा कंपनियों ने यह भी कहा है कि कुछ आउटसोर्सिंग रिकवरी एजेंट थे उनको हम उन कंपनियों के द्वारा निकाल दिया गया है। तो ये तमाम चीजें हैं जो जिसका असर पड़ा है जी बिजनेस के ऑपरेशन हफ्ता वसूली से। और कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमें धन्यवाद दिया है कि जब हमने ये खबर दिखाई तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो कंपनियों की तरफ से उन्हें धमकी भरे कॉल आ रहे थे वो
नहीं आ रहे हैं और कंपनियों आगे चल के कंपनियां उनको कह रही है कि अब आपको रिकवरी के कॉल नहीं आएंगे और 31 मई तक आपको पेनल्टी भी नहीं देनी है। तो बिल्कुल हमने जब पर्दाफाश किया, हमने जब बेनकाब किया, तो ये कंपनियां अब धीरे धीरे रास्ते पर आने लगी हैं और अब अपने कस्टमर को ये भरोसा दे रही हैं कि आपको परेशान नहीं किया जाएगा। लेकिन अब मेरा सवाल रमेश सिंह साहब आपसे होगा कि ऐसे हालात में अगर इस तरह की कोई कंपनी कस्टमर को परेशान करती है, जैसा कि आपने रिपोर्ट में भी देखा कि रात में 1 बजे 3 बजे फ़ोन कर देते हैं, गालियां देते हैं, रिश्तेदारों को फ़ोन करने की धमकी देते हैं, इस तरह से मेंटल हरासमेंट किया जा रहा है, तो जब इस तरह से अगली बार किसी को परेशान किया जाए तो एक कस्टमर के पास इन परेशानियों से बचने के क्या अधिकार हैं? देखिए, मैं सबसे पहले अनुराग को और जी बिजनेस को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतने बड़े इसका पर्दाफाश किया है जो कि लोगों को तकलीफ दे रहा था। जहाँ तक ग्राहकों ने ये जो लोन जिन लोगों ने लिया है, छोटे लोन 10,000, 20,000, 25,000 के लोन हो गए ये सारे, और इसे देने वाले भी छोटी छोटी कंपनियां हैं जो ऑलमोस्ट 18 से 20%, 30% के रेट ब्याज के ऊपर लोन देती है। और ये अपनी वसूली के लिए इस तरह के हथकंडे अभी ही नहीं, अनुराग ने काफ़ी अच्छा काम किया है, लेकिन इसके पहले भी यही लोग काम करते थे। अब इस समय जब सरकार ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ रियायत दी थी सभी कस्टमर को, तो उन्हें चाहिए था कि वे भी रुक जाते, वरना उनका खेल तो चल ही रहा था। अब कम से कम उस पर ब्रेक लग गया है और अच्छा काम हुआ है। मैं जहाँ तक जानता हूँ कि इसके आगे अब जब भी कोई ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले तो उस कंपनी के मैनेजमेंट के लिए हमें उस मैनेजमेंट के कंपनी के साथ में बात करनी पड़ेगी, उसको शिकायत करनी पड़ेगी, क्योंकि मोस्टली ये सारी कंपनियां क्या करती हैं, आउटसोर्सिंग करके आदमी लोग को रखा रहता है वसूली किए, और उनकी वसूली निर्भर, उनके कमीशन, उनकी तनख्वाह वगैरह निर्भर करती है वसूली के ऊपर। तो हो सकता है कि वे सारे इस तरह के हथकंडे अपना कर अपनी वसूली करना चाहते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर समय में जबकि सारे देश में हाहाकार मचा हुआ है कोरोना के कारण और सारे प्रकार की छूट मिल रही है, रियायत मिलती है, तब उन्हें इस तरह का अभद्र काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। आगे के लिए तो मैं इतना ही कहूँगा कि जब भी ऐसा कुछ हो तो एक तो सबसे पहले कि जी बिजनेस के थ्रू भी इस तरह चीज़ें को किया जा सकता है, एक्सपोज किया जा सकता है, प्लस पुलिस के साथ साथ भी इनका सहयोग देगा। इस समय पुलिस चूँकि एक बहुत बड़े सहकार्य में लगी हुई है, उनका सहयोग मिलना काफ़ी कम लोगों को मिलेगा, लेकिन फिर भी एक काफ़ी अच्छे काम हुआ है यहाँ पे जी बिजनेस पे, इसको रोकने में। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि कई सारे विकल्प हैं, आप शिकायत कर सकते हैं कंपनी में जाके और पुलिस में भी आप इसकी शिकायत कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि अब रात में मान लीजिए किसी को 3 बजे फ़ोन किया जा रहा है, किसी को इस बात की धमकी दी जा रही है कि रिश्तेदारों को फ़ोन कर लिया जाएगा, पूरा डेटा उनके पास होता है, पूरा कॉन्टैक्ट लिस्ट उनके पास होता है, हैक कर लिया जाता है। तो विराग गुप्ता जी, साइबर लॉ क्या कहता है? मान लीजिए आप अब इस तरह की हमने बहुत चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, कोई आम खुलासा नहीं है ये। उसमें आप देखिए नाम लेके बताया जा रहा है, क्या आपकी बुआ को फोन करें, क्या आपके भैया को फोन करें, मतलब उनके पास सारे डिटेल हैं। अब बताइए, जब इस डिटेल का जिक्र करके किसी की मानहानि करने की कोशिश की जाएगी तो लोग घबराएंगे ही, निश्चित तौर पर उनकी चिंता बढ़ेगी, वो परेशान होंगे। तो साइबर लॉ क्या कहता है? जैसे मान लीजिए मैं कस्टमर हूं, मैंने लोन लिया ऐसी कंपनी से, क्या उनको मेरे सारे डेटा को एक्सेस करने का अधिकार हो जाता है, या वो ये कंपनियां गलत कर रही हैं और नियमों की धज्जियां उड़ा रही हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, और हो सकती है तो कहां हो सकती है? देखिए, मैं सबसे पहले जी बिजनेस और अनिल जी दोनों को बहुत एक धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक बहुत बड़े मामले पर इस तरह की जो मुहिम चलाई है और इसका बहुत अच्छा प्रभाव होगा। आपके सवाल का जवाब ये है कि किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है कि सामने वाले के डेटा पर किसी तरीके से हैक करे या उस पर उसको किसी तरीके से कैप्चर करे। इसमें देखिए 4 जो हमारी एजेंसीज़ हैं उनका बहुत बड़ा फेल्योर है, क्योंकि इसको हम इस तरह से नहीं देखें कि लॉकडाउन के समय में नहीं कर सकते हैं, वो किसी भी समय पर ऐसा नहीं कर सकते हैं। और ये एक व्यक्ति की बात नहीं है, देश के लाखों लोगों की पीड़ा है, और वो लाखों लोग पुलिस के पास नहीं जा सकते हैं और पुलिस भी इस पे बहुत कुछ नहीं कर सकती है। तो 4 जो एजेंसियां हैं जहां पर इस पे संस्थागत बदलाव लाने होंगे। पहले नंबर पर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जहां पर ये कंपनियां रजिस्टर होती हैं। दूसरे नंबर पर रिजर्व बैंक जो एनबीएफसी और बैंकों का रेगुलेटर है। तीसरे नंबर पर ट्राई जो इन कंपनियों के द्वारा जो डेटा की चोरी हो रही है, ट्राई उस पर कार्य कर सकती है। और चौथे नंबर पर पुलिस कि जो ये गुंडे और बदमाशों को अपने एजेंटे के तौर पे रखते हैं, तो कैसे उन्होंने केवाईसी कराया कि नहीं कराया, उनका किया कि नहीं किया,
और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर ये कंपनियां ऑपरेट कर रही हैं उस पर यह ज़रूरी होना चाहिए कि वो आरबीआई या जो उनका एनबीएफसी का रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको क्लियरली डिस्क्लोज करें, क्योंकि 2018-2019 में आरबीआई ने इस बारे में अनेक सारे निर्देश जारी किए हैं। तो मैं इसको इस तरह से मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान से जब पूरे देश में इस तरीके के आर्थिक संकट में लोग संयम बरत रहे हैं, उस समय इस तरीके की गुंडागर्दी करना इन कंपनियों की इस समय बिल्कुल गलत है। लेकिन किसी भी समय में ऐसी चीजें नहीं की जा सकती हैं और इस पर केंद्र सरकार और राज्यों को बहुत सख्त कदम उठाना चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि एक सख्त कदम उठाना चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक है विराग गुप्ता जी, इससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन मैं सर आपसे ये जानना चाहता हूं कि एक आम कस्टमर, अब आप सोचिए कि 5,000, 10,000, 20,000 का लोन कौन लेता होगा और किस परिस्थिति में लेता होगा? जब बहुत ही मजबूरी होती होगी, घर में कोई बीमार है या कुछ और क्राइसिस है, उस दौरान ये लोन लिया जाता होगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, ये जो सारे उपाय आपने बताइए, ठीक है, सरकार के लेवल पर ये सारी बातें होनी चाहिए, लेकिन ये एक आम कस्टमर के नाते जब मान लीजिए कोई रात में मुझे फोन करके ये धमकी देता है कि आपके रिलेटिव्स को फोन किया जाएगा और आपको गालियां दी जाए, तत्काल रूप से एक कस्टमर के पास क्या अधिकार हैं या क्या तरीका है कि तत्काल रूप से वो इस चीज को लेकर के कोई शिकायत कर पाए, ताकि तत्काल रूप से ये मेंटल हरासमेंट उनका रुके? बाद की कार्रवाई तो बाद में देखी जाएगी। देखिए, पहले नंबर पर हम देखें कि इन कंपनियों से लोन लेने वाले अधिकांश लोग, उनकी क्रेडिट रेटिंग बहुत ही कमज़ोर होती है, बहुत ही वो लोग, उनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है और वो जल्द लोन के लालच में फंस जाते हैं इन कंपनियों के उसमें। जब भी ऐसी कोई दिक्कत पैदा हो तो किसी भी कस्टमर के पास 3 ऑप्शन हैं। पहले नंबर पर वह स्थानीय पुलिस को तुरंत सूचित करे जिससे कि उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई हो। दूसरे नंबर पर आरबीआई की हेल्पलाइन में जाके ओम्बुड्समैन को सूचित करे और तीसरे नंबर पर केंद्र सरकार की भी उसके जो ट्राई हैं या जो रेगुलेटर्स हैं उनके पास सूचित करें, क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं है। उन सारे कंपनियों की जांच होनी चाहिए कि उन कंपनियों ने अपने ग्राहकों का डेटा कैसे हैक किया। सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों ने प्राइवेसी का जजमेंट दिया है और वो देश का कानून है। किसी भी कंपनी को अधिकार नहीं है कि सामने वाले की मर्जी के बगैर उसके डेटा को हैक कर सके। ठीक है, ठीक है, सामने वाले की मर्जी के बगैर आप कोई डेटा आप ले नहीं सकते हैं, ये बड़ी बात है। अगर आपको कोई इस तरह की धमकी देता है, कोई कंपनी से कोई रिकवरी एजेंट फोन करता है कि आपके भाई को फोन कर देंगे, आपकी बुआ को फोन कर देंगे, आपकी सिस्टर को फोन कर देंगे, तो उसी वक्त आप कंप्लेन दर्ज कराइए और उस रिकवरी एजेंट के ऊपर और उस कंपनी के ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन अब आनंद कुमार बजाज साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, कई कंपनी, हमने जब ये पर्दाफाश किया ऑपरेशन हफ्ता वसूली का, उसके बाद कई कंपनियों के रिएक्शन आए। उसमें कुछ कंपनियां ये दलील दे रही हैं कि कंपनियों की तरफ से ये फर्जी, जो सीबीआई के नाम पर फर्जी लेटर भेजे जा रहे हैं, लीगल नोटिस भेजे जा रहे हैं, या आरबीआई की तरफ से, कंपनियों का ये कहना है कि ये उनके सीनियर मैनेजमेंट की मर्जी के बगैर भेजा जा रहा है और जो फोन कॉल में जो धमकियां दी जा रही हैं, जो गालियां दी जा रही हैं, वो भी कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट को मालूम नहीं है। तो आखिर इसकी जिम्मेदारी बनती किसकी है? अगर कोई रिकवरी एजेंट इस तरह की गालियां देता है या इस तरह की हरकत करता है तो ये जिम्मेदारी तो कंपनी की होगी ना, और अगर कंपनी को नहीं मालूम है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? आप ठीक कह रहे हैं अनुराग जी, और मैं शुक्र अदा करना चाहूँगा आपका जी बिज़नेस के माध्यम से आपने ये मुद्दा उठाया है देश के लेवल पर। और ये बात आपने ठीक कही कि जो आदमी 2,000, 3,000, 20,000 रुपये का लोन लेता है वो किसी परिस्थितियों का शिकार होता है और बहुत ही सधे हाथ से वो पैसा लेता है। और साथ में इस समय जब मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड है, माहौल इतना ख़राब है, जहां सरकार इतना बड़ा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र देके लोगों को सर्वाइव करवाने की कोशिश कर रही है, ये हरकतें एकदम ही गलत हैं। और जैसा कि वकील साहब ने बताया कि जो GDPR है, ग्लोबल डेटा प्राइवेसी राइट्स, और इंडिया में भी पास लॉ हैं, उसके अलावा रिज़र्व बैंक की अकाउंट एग्रीगेटर की गाइडलाइंस हैं जो कि बहुत क्लियर हैं कि क्या डेटा लिया जा सकता है, क्या नहीं लिया जा सकता। उसके अलावा बैंकों के फेयर कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं जिसके अधीन मेरे ख्याल से सारे NBFC और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स भी फॉलो करते हैं। तो लोन एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ही सधे हुए तरीके से कस्टमर को समझकर उसकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए दिया जाता है। और ये आवश्यक है कि इन परिस्थितियों में
लोन देने वाली कंपनियां इन परिस्थितियों को समझें और कस्टमर के साथ इस बात की सुलह कर लें कि अभी पैसा नहीं लिया जाए। आपने देखा रिजर्व बैंक ने मोराटोरियम का प्रावधान भी जारी किया है, जहां 3 महीना 2 महीना मोराटोरियम सुओ मोटो कंपनियां दे रही हैं, लेंडिंग कंपनियां, और कस्टमर को चॉइस है कि उसे मोराटोरियम लेना है या नहीं लेना है। ये बातें ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए और एब्सोल्युटली सीनियर मैनेजमेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, चाहे उनके नज़र में है या नहीं है। ये बात शर्मनाक है कि अगर किसी कंपनी के किसी स्टाफ ने कुछ ऐसा काम किया, आउटसोर्स एजेंसी ने कोई ऐसा काम किया, तो ये सरासर गलत है और इनकी मैं निंदा करता हूँ। आपको मैं एक बात इसी माध्यम से बताना चाहूँगा कि कुछ बहुत ही बढ़िया माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्रीज़ में कंपनियाँ हैं जिन्होंने एक बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस अप्लाई किया इन लास्ट 3 हफ्तों में, जहां जो कस्टमर के पास कोई पैसा कलेक्ट करने नहीं जा सकता और वो कस्टमर पैसा देने के लिए इच्छुक है, तो वो बैंक मित्रों के काउंटर पे आकर के 200, 500, 1000 रुपया खुद स्वेच्छा से जमा करवाना चाहे तो करवा सकता है। और कई कंपनियां इसमें इस चीज़ का सपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि देखिए इस समय माहौल ऐसा है कि कोई पैसा कलेक्ट करने जा नहीं सकता, कस्टमर जो सक्षम हैं वो भी दे नहीं पा रहे हैं। इसीलिए ये सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं कि आप बगल की किराना दुकान में या बैंक मित्रों के यहाँ जहाँ जाके आप पैसा निकाल रहे हैं सरकार के भत्ते का, वहीं आप जमा करवाइए। जी ओके, ठीक है। तो ये आपने कहा कि बिल्कुल ये कंपनियों की, देखिए हम इसलिए अलग अलग पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं, और आपने कहा कि ये कंपनी की जिम्मेदारी है। बिल्कुल है, कंपनी इस जिम्मेदारी से अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती है कि रिकवरी एजेंट ने क्या किया, रिकवरी एजेंट ने कौन से डॉक्यूमेंट भेज दिए कस्टमर को, कौन सा नोटिस भेज दिया, इसकी जानकारी नहीं है। ये कहकर कोई कंपनी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकती है। अगला सवाल रमेश सिंह साहब आपसे मेरा होगा कि 36% तक की ब्याज दरें यहाँ पर ली जाती हैं इन कंपनियों के जरिए इस छोटे लोन पर। क्या ये जो ब्याज जो इंटरेस्ट लिया जाता है या फिर जो 60% तक पेनल्टी कभी कभी लिया जाता है, क्या ये नियमों के मुताबिक है या ये भी गाइडलाइन का उल्लंघन है? देखिए, जहाँ तक MFI जितनी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज है जो भी है, उन सभी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के हिसाब से इंटरेस्ट रेट के बारे में उनको निर्देश किए गए हैं, और वे अपने कॉस्ट ऑफ फंड से मैक्सिमम 10% का स्प्रेड रखकर वो चार्ज कर सकते हैं। तो अगर उन्हें समझो कि बैंकों से जो लोन उनको मिल रहा है, जो फंड सोर्स कर रहे हैं, वो अगर 11% मिले तो मैक्सिमम 21% तक चार्ज वे कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन किस तरह की रेटिंग वो यूज़ करते हैं, कैसे करते हैं। तो ये इस बारे में कोई दो राय नहीं हुए। 36% इंटरेस्ट कैसे चार्ज करते हैं तो उनकी अपनी जानकारी होगी, वो वे खुद कैसे ले रहे हैं। और जहाँ तक पेनल्टी की बात है, पेनल्टी में भी इस तरह का 60% का सुनकर मुझे भी बड़ा ताज्जुब हो रहा है। और चूंकि ये एक प्राइवेट सेक्टर का धंधा है, MFIs है जो कि पठान की तरह काम करते हैं, तो हो सकता है कि वे इस तरह का करता हो और आर्म ट्विस्टिंग करके पैसे वसूलना इनका काम ही है। तो ये जरूर हो रहा है। इस पर रुकावट लाने के लिए इस तरह की जो पहलू ये होनी चाहिए। ओके, ठीक है। आप करें कि ये 60% तक की जो पेनल्टी है ये समझ से परे है, यानी अगली बार जब आपसे कोई 60% की पेनल्टी मांगे तो आपको निश्चित तौर पर सवाल करने चाहिए और इसकी शिकायत भी करनी चाहिए कि आपसे इतनी ज्यादा पेनल्टी क्यों ली जा रही है। लेकिन विराग गुप्ता जी, एक सवाल और, RBI की ये डायरेक्ट गाइडलाइन है रिकवरी एजेंट के लिए कि आप कब फोन कर सकते हैं, आप अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप एक तय और जो सही वक्त है उसी वक्त पर फोन करेंगे। लेकिन जब इन नियमों का उल्लंघन हो तब एक कस्टमर के पास क्या अधिकार, कानूनी अधिकार बनता है कंप्लेन करने का, शिकायत करने का? देखिए, मुझे पहले तो बड़ा अचरज हो रहा है कि गोदान प्रेमचंद की जो उपन्यास था और जो मदर इंडिया पिक्चर थी, उसमें जो सूदखोरों की व्यवस्था थी वो आज भी वैसे ही बनी हुई है और डिजिटल प्लेटफॉर्म होने के बाद उसका विस्तार हुआ है। पहले सिर्फ गाँवों में होता था और अब पूरे देशव्यापी इसका नेटवर्क बन गया है। तो पहले नंबर पर मैं स्पष्ट कर दूं कि रिकवरी एजेंट नाम की कोई चीज़ नहीं हो सकती है जो बाउंसर के तौर पर काम करे, और कंपनियों के बीच में और रिकवरी एजेंट के बीच में कोई औपचारिक अनुबंध होना जरूरी है। और वो रिकवरी एजेंट जैसे सामान्य तौर पर कोई कंपनी का आदमी काम करता है उसी तरीके से काम कर सकते हैं। और इन कंपनियों के जिनका आपने खुलासा किया है, जब ये डिसोन कर रहे हैं, इनका फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए कि इन्होंने पैसे किससे दिए, कितने लिए। तो मुझे लग रहा है कि रिजर्व बैंक को इन जो कंपनियों के ऑडिटर हैं उनकी और भी ज़्यादा सतर्कता से जांच करने के लिए बोलना चाहिए, क्योंकि इनकी कंपनियों के अकाउंट में पता चलेगा कि इंटरेस्ट रेट किस रेट से ले रहे हैं,
पेनाल्टी किस रेट से कर रहे हैं और ये पेमेंट बाउंसरों को या रिकवरी एजेंट को कैसे कर रहे हैं। अगर कानून के अनुसार देखें तो इसमें दो चीजें बड़ी जरूरी हैं। पहले नंबर पर लोन देने वाले और लेने वाले के बीच में भले कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं हो, पर अगर मौखिक एग्रीमेंट पे एग्रीमेंट की मान्यता में आता है और अगर देने वाला फेल्योर हो रहा है तो धमकी नहीं दी जा सकती है, सिर्फ कोर्ट में वो सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। उनके पास कोई ऐसा विकल्प नहीं है कि किसी आदमी को प्रताड़ित करें। ठीक है, ओके, 30 सेकंड में बजाज साहब आपका जवाब लेना चाहूंगा, वक्त की बहुत कमी है, कि अगली बार जब कोई रिकवरी एजेंट इस तरह से परेशान करे किसी कस्टमर को, तो उस कस्टमर को उस कंपनी के सीनियर ऑफिशियल के पास जाने का अधिकार होता है निश्चित तौर पर, लेकिन कैसे जाए, क्योंकि ये भी शिकायत आई कि कई बार फोन नहीं लगता है, ईमेल काम नहीं करता है, तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर इसकी शिकायत की जा सके? देखिए, बैंकिंग ओम्बुड्समैन की व्यवस्था रिजर्व बैंक ने बहुत बढ़िया ये बना रखी है, और जिन्होंने नॉन बैंकिंग कंपनियों से लोन लिया है तो वो अपने रिलेशनशिप मैनेजर जिन्होंने भी आके उनके साथ एंगेजमेंट करके लोन की कार्रवाई की है, उनको शिकायत करके ये बताना चाहिए कि ये उनके जो असिस्टेंट्स या नीचे आउटसोर्स लोग जिस ढंग से पेश आ रहे हैं, तो ये इसके कायदे हैं ज़रूर, और जिससे लोन लिया है वो भली भांति जानता है कि किसे शिकायत कर सकता है, कर देनी चाहिए शिकायत में। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद कुमार बजाज साहब आपका, विराग गुप्ता जी आपका और रमेश सिंह साहब आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि एक कस्टमर के पास इन परेशानियों से बचने के क्या अधिकार हैं, क्या तरीके हैं। तो इन कंपनियों से भी हमारा यही आग्रह है कि अगर आपके यहाँ भी इस तरह की हरकत हो रही है, आपके रिकवरी एजेंट भी इस तरह से परेशान कर रहे हैं, तो कृपया इसे बंद कर दें। और अगर ये बंद नहीं होगा तो हमने लगातार कंज्यूमर के मुद्दे को उठाया है और हम आगे भी इस मुहिम को जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम खास मेहमानों का। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही।